सभी विद्यार्थी अटेंडेंस जरूर करेंगे। चैट बॉक्स में नेम एंड एनरोलमेंट नंबर के साथ अपनी डिटेल चैट बॉक्स में डालें। प्लीज कंटिन्यू मैम। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो आज हम थोड़ा डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। योर ब्लॉक 4 CFT मेंटल डिसऑर्डर्स में डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने खास तरह की बात कर रखी है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हम पढ़ेंगे। और देन एक नॉर्मलिटी से जो डिविएशन है, क्योंकि IQ अगर कंफर्म्ड है कि वो कुछ बियॉन्ड स्टैंडर्ड स्कोर से कम आता है, तो दैट्स कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। हम उस पर थोड़ा सा ग्लांस डालेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है। और ये जितनी भी डिसेबिलिटीज या हैंडीकैप या मेंटल इलनेस है, इसको ठीक करने के लिए हम कम्युनिटी लेवल पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर किसी तरीके का रिहैबिलिटेशन हम पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। नाउ दिस PWD जिसको हम बोल रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है दिसंबर 2016 में इसको मेंटल हेल्थ एक्ट का नाम देके और इसमें कुछ नई चीजें ऐड करी गई थी, right? And because we are not directly related to this disability issues, but a part of this has been covered with us in DSM, so we get to study certain kind of disabilities. Otherwise देखा जाए तो this is the core path for special educators, जो कि इस profession को opt करते हैं, and they have to study in detail that what are the different kinds of disability, how can you assess those disabilities, and what then interventions can be provided. So now disability is actually defined from different perspectives, right? It can vary from person to person, from survey to survey, and also depending upon the base on which it is collected. Otherwise देखा जाए तो disability ये भी हो सकती है कि when I am being provided with the limitation, certain kind of limitation is there, maybe physiologically, psychologically, and I'm not able to reach my goal is also a disability in my terms. But then it can be on physiological level, it can be on psychological level. So this Persons with Disability Act, it defines disability in terms of blindness, low vision, hearing impairment, locomotor disability, आपके limbs की जो दिक्कत आती है, like cerebral palsy हम जिसे बोलते हैं, even mental retardation and mental illness भी। तभी मैंने बोला कि 2016 में जो एक्ट आया था, Persons with the Disability Act and Mental Health Act, इसके अंदर बहुत सारे रेफॉर्मेशन लाए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं people are not able to understand what this disability is, whether it is a mental retardation, और जब हम स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल एजुकेटर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हमारे पास पे ये कमी रही है कि इतना रिसर्च नहीं करा है इस डिसेबिलिटी वाले पोर्शन पे, जिसके कारण हम इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं करते हैं और इसको एक फॉर्मेट के हिसाब से यूज करते हैं कि जैसे स्कूल में अब तो हम बोलते हैं कि ये स्पेशल स्टूडेंट है या लर्निंग डिसेबल है। पहले क्या होता था कि हम बोलते थे मेंटली रिटार्डेड, अगर डिसेबिलिटी भी है कोई बच्चे में तो हम उसको बोलते थे मेंटली रिटार्डेड है। नाउ वी नो कि नो, इट इज नॉट द सेम, देयर इज अ डिफरेंस। किसी को कंजेनिटल प्रॉब्लम है तो वो किस में आना चाहिए, वो मेंटल रिटार्डेशन है या वो डिसेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आज इस टॉपिक में हम फाइंड आउट करें। एंड देन जो हम ये साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ऐसे इंटरवेंशन प्रोवाइड करें जहाँ पे पर्सन जो है वो अपने आप में कुछ टेंडेंसीज डेवलप कर सके कि ईदर एसिमिलेट करें न्यू चीज़ों को अपने अंदर, because the old schemas, they are not providing the enough source of information to adjust in the environment,
या फिर accommodate करें, that is taking the new information from the environment and then accommodating it and then creating a balance, a homeostasis in your own self. Now the international classification of functioning, according to them, now the disability and health produced by this World Health Organization, they distinguishes between body functions, right, and body structures. So impairment in any body structure or in function is defined as involving an anomaly. Anomaly add होती है, defect हो गया, loss हो गया, significant deviation हो गई from certain acceptable जो norms है हमने set करे हुए, और वो भी जो norms हैं they keep on fluctuating from time to time. Now activity जो है, it is defined as the performance of a task or a fact or an action by the body structure or function. Medical definition अगर हम देखें तो when you identify people with disabilities as in when I am not able to carry out my daily activity or it is distressing or causing impairment in my social and at occupational levels, so also it is called as disability. So now without wasting any time, I would start with the impairments that falls under the category of disability. So I'm going to start with the hearing impairment. Now this sensory impairment, the first is the sensory impairment when there is a difficulty either in seeing or hearing. इस ऐसे बोलेंगे ना sensory impairment को, आपके senses involved हैं इसमें, eyes हो सकते हैं, ear हो सकता है. अब क्या है, there are different levels of difficulty. Some people, they may not be able to hear at all, while others will be able to hear partially. And then for them, we can help them to use some hearing aids. Similarly, अगर हम visual impairment की बात करें, तो person can be totally blind or can see partially. So now, according to these different types of impairments, also the act जिसकी हम बात कर रहे हैं, they try to provide. now जो reformation आया था mental health act को लेकर, disability act को लेकर, उसमें उन्होंने employment पे focus actually किया है, या कुछ concessions किस grounds पे मिल रहे हैं उस पे focus किया हुआ है. ये आप देखते हैं जो लोग मेट्रो में, आप कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में तो है ही है, लेकिन अगर अक्सर आप देखें तो जहां आप कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या पार्किंग लॉट यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा एक अलग सा साइन सिंबल बना होता है जो डिसेबल लोगों के लिए है. पहले ये नहीं होता था. जो स्टिग्मेटाइजेशन या जो एम्बैरेसमेंट डिसेबल लोगों को सहनी पड़ती थी कि वो नॉर्मल टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, या अगर उनको अपना व्हील चेयर कहीं पार्क करके थोड़ा सा भी अगर चलना है, या उनके लिए उस जो रैंप बना हुआ है या सीढ़ियाँ हैं, रैंप होना चाहिए. तो ये जो है सर्विसेज, ये अभी हम कुछ देर से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये प्रोवाइड होनी शुरू करेगी है. एंड आई थिंक अभी और भी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर. सो नाउ if we talk about the hearing impairment, I'll go with the hearing impairment. Now this hearing impairment is like any deviation in your auditory structure or in auditory function. So you have the structure, but the structure is not functioning properly. Now this may involve any defect in the hearing process. Now this can be due to hereditary or the environmental factors. So this is called as hearing impairment. When I say that hearing impairment has become a disability, so disability is that it is restricting the level of performance that you want to give, that you want to perform. बच्चे के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं वो इम्पेयर कर रहा है एंड एक उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पोज कर रहा है, जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं. अब अगर हम देखें कि विजुअल इम्पेयरमेंट की हम बात करें, तो विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उसको हमने आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स हियरिंग हो गया या विजुअल हो गया, एवरी सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सेंस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि आंखें गई तो जहान गया, ठीक है, दांत गए तो स्वाद गया,
तो हर एक बॉडी पार्ट का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है। अब अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो विजुअल इम्पेयरमेंट में हम पहले लो विजन पढ़ेंगे। दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है लो विजन, एक है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस तो कंप्लीट या पार्शियल, वो भी हम आगे देखेंगे। Now this low vision is reduced functional vision in the individual. This low vision may demand large print materials and magnifiers for reading. और अभी जो हमारे पास recent technologies आई हैं, उनकी advancement से लो विजन वाले जो लोग हैं उनके अंदर बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। Now, a person with low vision, they say, is one who has impairment of visual functioning even after treatment. For example, operation or a standard refractive correction with glasses or lens. Now, the Persons with Disability Act recognizes low vision as a category of disability. And how does it define? That जो लोग low vision से impaired हैं, it means a person with impairment of visual functioning even after the treatment of standard refraction. That you're wearing lens, glasses, but still you have that disability with you. कि आप बिना ग्लास के, बिना लेंस के नहीं देख सकते। Now blindness, that's the total absence of the sight. Limited, आप कह सकते extremely hardly any vision. या आप कह सकते हैं कि जो फाइन डिटेल्स हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और यहाँ पे एक 20/200 और 6/600 एक रेंज दिया हुआ है, वो शायद एक विजुअल एक्विटी को लेके रेंज हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें करेक्टिव लेंस लगवाना पड़ता है या नहीं लगता है। Now sensory impairment, hearing impairment and visual impairment के साथ साथ there is another thing that's called as deaf blindness. दोनों चीजें की presence होनी। It's a dual sensory loss involving visual as well as auditory sense. Now children with deaf blindness means having auditory and visual impairment. Now the combination of both of these kind of impairments, it actually creates very severe developmental and learning risk. And they cannot be appropriately educated, these children, without any special education or the related services. Related services, maybe certain modules are being adopted then, कि हम इनको कैसे सिखा सकते हैं, कैसे educate कर सकते हैं, जिनके ना होने के कारण बच्चा जो है वो बिल्कुल भी अपने आप में अपनी डेली परफॉर्मेंस को नहीं कर सकता है। नाउ दिस हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द फैक्टर्स और द फीचर्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट। वन इज द वल्नरेबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स अगर उस बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। Then the first thing is the observable behavior, and if there is the absence of normal response, again absence of various normal response to different sounds, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक डाउट क्रिएट कर सकता है कि हमें बच्चे की असेसमेंट करानी पड़ेगी। Then some kind of mucus is being discharged from the ears and the child is constantly itching in his ear. Now what if you have to identify this impairment at the classroom level? So classroom level जहाँ बच्चा बाकियों के साथ क्लास में पढ़ रहा है, वहाँ अगर सबसे पहले तो we are not simply going to send special educators. तो टीचर्स जो होते हैं वो इनिशियल लेवल पे स्क्रीन आउट करने की कोशिश करते हैं, उनकी रोज की जो परफॉर्मेंस है, क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, या वो अपने पढ़ाई पे कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज जहाँ लग रहा हो कि बच्चे का कोई
नॉर्मल रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है। तो उसमें से है कि अगर देर इज़ अ लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, दैट कैन बी a thing or maybe an identifying factor which can take us to the screening of the child for impairment. Then difficulty in understanding. They have specific problems with the reading and speaking. And they are very slow learners. हम ये नहीं कहेंगे कि they don't have brain, but they learn very slowly. Then टाइम एंड अगेन एक ही क्वेश्चन को, एक ही वर्ड को या एक ही चीज़ को वो बार बार अगर पूछ रहे हैं तो शायद वो कहीं कॉम्प्रिहेंडिंग पावर जो है वो बच्चे में नहीं है। अब ऐसे केसेस में हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Why do we go for assessment? Because we want to know to what extent is the hearing loss and what is the type of particularly the hearing loss. अगर हम hearing impairment की बात करें, अगर हम visual की बात करते हैं, तो similarly, what type of this defect is there, visual impairment is there, and to what extent it is. Now, assessment can be done in two ways. It can be formal and it can also be informal. अब informal में तो हमारे पेरेंट्स का रोल भी आ गया। वो क्या होगा? ऑब्जर्विंग बच्चे का बिहेवियर एंड इवन बाय द टीचर्स, क्योंकि आफ्टर होम अगर बच्चा कहीं देर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है कहीं पे, तो वो उसका स्कूल होगा। अगर हम फॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं, then we are asking for we are seeking out for the professional help. Hearing के लिए audiologist, special educators, of course psychologists. We need the help of a psychologist to make us understand the behavior. Certain behavioral patterns जो होंगे वो deviated होंगे। अब उसका reason अगर physiological है तो हम वो again with the help of certain observable patterns indirect interviews, indirect methods use करके, और else even इंटेलिजेंस टेस्ट हम लगा के, तो वहाँ हमें साइकोलॉजिस्ट की रोल की ज़रूरत होगी टू स्क्रीन आउट कि बच्चे में एक्चुअल में दिक्कत क्या है। देन इवन अ स्पीच थेरेपिस्ट और इवन अ सोशल वर्कर। So audiologist, educator, psychologist, social worker, speech therapist, we need help of these professional people when we want the formal assessment. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट फॉर्मल असेसमेंट पे जाते हैं। इनिशियली हम सब लोग इनफॉर्मल सेटिंग में इनफॉर्मल असेसमेंट ही करना पसंद करते हैं, बिकॉज वी ट्राई टू फर्स्ट सेटिस्फाई आवर ओन डाउट कि ऐसा है भी या मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। बिकॉज जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अगर हम पियाजे की थ्योरी को रिफ्लेक्ट करें, और डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट था जीन पियाजे, जिसने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस सेट करी थी, and he said that each stage has its own importance, but that doesn't mean कि हर बच्चे का जो एक स्टेज में डेवलपमेंट है वो सेम होगा। अक्सर हम ये सुनने में देखते हैं कि पेरेंट्स कभी कभार अपने बच्चों को लेके जो बहुत यंगर वंस होते हैं, हर कोई ही कॉन्शियस होता है, लेकिन कभी कभार वो ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि जनरली इस एज रेंज में आके बच्चा बोलना शुरू कर देता है एंड ऐसे ऐसे बच्चा नहीं बोल रहा है। तो अगर वो कॉन्टिन्यूस रेपिटेटिव पैटर्न हम देखते हैं तो दैट क्रिएट्स अ डाउट। बट एट द सेम टाइम अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल, अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे बच्चे के कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, तो वी मस्ट हैव सम पेशेंस, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंडिंग पावर अगर कम लग रही है, राइट, तो हो सकता है वो स्लो लर्नर हो। दैट डजंट मीन कि वो मेंटली रिटार्डेड। तो कभी कभार हमारी जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वो गलत भी हो सकती है। तो उसके साथ क्या है कि अगर हम फॉर्मल असेसमेंट में जाएंगे, अगेन हमारे डाउट्स की क्लैरिटी मिल सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Now, if I am talking about the hearing impairment, certain audiological tests
are used for infants and children with respect to different age groups. जैसे कि बर्थ से 6 months तक का एक अलग टेस्ट हो सकता है, राइट? देन 6 months से लेके फर्दर उनका जो स्क्रीनिंग है वो 2 साल तक हो जा सकता है, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट पीरियड्स हैं वो एज के हिसाब से आपसे कहीं ना कहीं नियर अबाउट हम टच कर जाते हैं कि अच्छा इतने से इतने में वो बैठना सीखता है, इतने से इतने से वो चीज़ों की ग्रास्पिंग पावर सीख रहा है। देन धीरे धीरे उसके कुछ जो इन्नेट शीमास थे जिनके साथ वो पैदा हुआ था, अब वो नए शीमास अपने अंदर डेवलप कर रहा है। ही अंडरस्टैंड द मास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट कि चाहे बीकर्स, चाहे कंटेनर्स की शेप चेंज हो रही है, पानी उतना का उतना ही है, राइट? ईगोसेंट्रिसिज्म से बच्चा कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव टेकिंग बन रहा है कि वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करता है कि मामा मुझे क्यों नहीं फीड कर पा रहे हैं एक टाइम पे, मे बी शी इज बिजी, बिकॉज व्हेन एन इन्फेंट इज बॉर्न ही इज ऑल इड ओरिएंटेड ना, he wants his immediate gratification, but then slowly he understands. So हर age range को लेके we have different tests with respect to audio and visual impairment that can help us to identify the level, the type and the extent of the loss. Now similarly, even for visual impairment, they can also be identified. For example, अगर हम blindness की बात करते हैं, so the common thing is if the child is tilting his or her head, trying to find out the source, तो वो हमें एक आइडिया दे सकता है कि कुछ विजन को लेके प्रॉब्लम है। लगातार बच्चे के आंखों में there's some kind of sensation, burning, irritation, pain है, and then he bumps into the objects in the environment, और ये एक बार नहीं है, ये बहुत बार ऐसा हो चुका हो, तो वो शायद हमें लगता है कि there is some problem and we need to refer the professional help. Then लो विजन को अगर हम लेकर चलें तो अक्सर हम बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स मीट पे जब टीचर्स के पास जाते हैं तो दे मेक रिक्वेस्ट कि मेरे बच्चे का लो विजन है तो प्लीज़ उसको आप आगे बैठने दीजिएगा ताकि वो ब्लैक बोर्ड पे ढंग से चीज़ें उतार सके। और अगर वो कॉपी में गलत चीज़ें नोट करके ला रहा है तो हमें तब भी डाउट बनता है कि क्या कारण हो सकता है। Then of course, not just writing down the material from the blackboard, even the poor performance in the class. Otherwise, he or she is a very good student, learning power अच्छी है, लेकिन because of his visual impairment, उसकी जो performance है वो affect हो रही है क्योंकि वो अच्छे से लिख नहीं रहा है तो वो पढ़ेगा क्या? Now, even squints, yes, squint होना या blink करना when you are looking at something, again, can be one identifying factor. You have regular headaches. Then low vision, there's a confident movement in school environment, then visual orientation to the new stimuli, there's light gaze, you avoid responding to the shadows, you avoid to get into the bumps, so you are avoiding the big obstacles, right? Unusual head tilt है जिससे हमें लगता है because you are going to set the vision then. So अगर unusual head tilt हो रहा है तो definitely you have low vision. Time and again you are flickering, you're trying to open up your eyes, see in a better manner, but then there is a pain, irritation. Easily you are distracted by the movement in the environment. If you are reading something on the screen, आपको lines नहीं पता लगती हैं, you cannot differentiate between the lines. So many other methods, the factors are there through which we can identify the visual impairment. Now, if we talk about the informal methods of visual assessment, of course, we can do that with the help of parents, teachers, right, in the classroom for assessing the visual problem. Now, the direct observation for this visual impairment. अगर हम direct observation को देखें, so we can try to find out with the help of the hand movement. What is the distance of detecting the hand movement, finger counting, right?
देन विजुअल बैकग्राउंड, कलर डिटेक्शन, क्या बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर अंडरस्टैंड करता है, क्या कोई वो फॉर्म कंप्लीट देख सकता है पिक्चर के, नहीं देख सकता है, आपकी आई और हैंड की कोऑर्डिनेशन कैसी है, आपके आई और फुट की कोऑर्डिनेशन कैसी है। अगर हम फॉर्मल मेथड्स की बात करें तो हम एजुकेशनल, मेडिकल एंड अदर पर्सोनल सच एज वॉलंटियर्स एंड हेल्थ वर्कर्स की हेल्प लेकर विजुअल इम्पेयरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉस we can find out with the help of all these professional people. Again, just like the auditory assessment, even in visual assessment, we have certain tools. There are certain eye tests developed, like muscle balance test है, special instruments use किए जाते हैं to identify. Then visual acuity को टेस्ट करने के लिए एक visual fields टेस्ट है जिसके थ्रू आप लो विजन या ब्लाइंडनेस देख सकते हैं। एंड द सेम इज फॉर इवन द डेफ ब्लाइंडनेस। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। नाउ मेंटल रिटार्डेशन refers to a condition of incomplete development of a mind of a person. जब हम कहते हैं कि IQ is below 70, there is a classification of intelligence and different categories being given: superior intelligence, above average, average, and then low, moron या borderline. तो जब below 70 हम IQ किसी पर्सन का, किसी बच्चे का आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एक हमें एक ऐसा हिंट देके जाता है कि हो सकता है बच्चे में जो deviation पाई जा रही है. Now, any mental disorder other than the mental retardation is mental illness. This is also we must know. This mental retardation is actually characterized by the subnormality of intelligence. Now, mental retardation can be divided into different categories. As I said, there was a person, Alfred Binet, जिस पर्सन ने मेंटल एज को लेके एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू असेस द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स. उसने कुछ इंटेलिजेंस इंग्लिश टेस्ट डेवलप करे थे. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग दीज टेस्ट वाज, अगेन इफ यू गेट बैक टू द थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, जब हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर. एस इज द स्पेसिफिक फैक्टर, जी इज द जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस. And we believe that all of us, we have these two factors within us. What do we mean by general factor? It is the general mental ability. For example, गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए. अब गाड़ी के वेरिएंट पे डिपेंड करेगा कि वो डीजल है या पेट्रोल है, तो वो एस फैक्टर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल हैव अ जनरल मेंटल एबिलिटी, बट देन gradually you have chosen your own area of specialization and you are working in that. ऐसा नहीं है कि अगर यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम तो आई एम गोइंग टू रेफर यू टू अ मैकेनिक. नो, आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, स्पेशलिस्ट के पास जाए. तो सिमिलरली इंटेलिजेंस को भी ऐसे ही डिफाइन किया गया था कि ग्लोबल कैपेसिटी है ये, बट देन it varies from the kind of specialization you have developed over the years. So this IQ concept was given by Alfred Binet, and finally William Stern added 100 as to avoid the fractions while calculating the IQ level. शुरुआत Alfred Binet ने करी. विलियम स्टर्न ने एक फॉर्मूला जनरेट करा कि भी हम IQ को कैलकुलेट भी कर सकें. Alfred Binet बिलीव कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो आपकी बायोलॉजिकल एज होगी, उसी हिसाब से आपकी मेंटल एज भी होनी चाहिए. एंड सो आप एक प्रॉपर अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे. अब अगर हम यही चीज़ को लेकर चलें तो जो बच्चा बायोलॉजिकल एज में 20 इयर्स का हो,
और अगर हम उसको कोई इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं जो कि 5 साल के बच्चे को टेस्ट दिया जाता है और वो भी नहीं कर पा रहा है, तो with the help of the formula generated by William Stern as IQ is equal to MA, that's mental age, upon CA, which is the chronological age, into 100. So definitely IQ lower level पे आएगा. So this formula really helps Binay to find out the IQ scores of different students. But then ये नहीं है कि this is one for all, because the extraneous factors also matter. कुछ टेस्ट की रिलायबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकती है कि बच्चे ने उस टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी दी है. लेकिन अब जब हम स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स की बात करते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट स्पेशल एजुकेटर के थ्रू या टीचर के थ्रू या पेरेंट के थ्रू रेफर होकर आ रहा है, तो हम ये मेथोडोलॉजी ऑफ कोर्स यूज करेंगे once the test has been given to the student to find out the IQ. So mental retardation के जो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ने हैं वो उस IQ रेंज के हिसाब से ही उन्होंने बनाए हैं. The first mild mental retardation category in which the IQ is 50 to 70. That's the mild mental retardation. As I said before, कि जब IQ level जो है वो 70 के below जाना शुरू हो, हम उसको mental retarded मान देंगे. अब mild से अगर moderate में आ जाते हैं तो उसमें जो बच्चे का IQ होगा that will be from 35 to 49 की range. Severe mental retardation will be 20 to 34 की range में, and extreme mental retardation is under 20 IQ. अब हम कल परसों की क्लास में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस पढ़ रहे थे, ICD एंड DSM. अब ICD की क्लासिफिकेशन जो है उसमें इनको कैपिटल F फॉर फन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोड्स दिए गए हैं, कोडिंग करी गई है. तो उसमें अगर हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो फ्रॉम ICD-10, 11 का अभी रिवाइज हुआ है, so from ICD-10 के पॉइंट ऑफ व्यू से माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन इज F70. और F70 में अगेन IQ रेंज क्या है? 50 to 69. Then moderate mental retardation, F71. Then severe mental retardation, F72. Profound, F73. And then 2 more categories given by ICD. Those were F78 and F79. Now when we try to understand mental retardation from DSM-4-TR, the text revised perspective, अब उनके हिसाब से जो रेंज है IQ की वो ये है कि अगर वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है बच्चा, तो उसकी IQ की रेंज है 50 to 55 अप्रॉक्सीमेटली, 50 to 55 से लेके 70 तक. अगर मॉडरेट है तो 35 से 55 की रेंज है. अगर सिवियर है तो 20 से लेके 40 तक की रेंज में है, और प्रोफाउंड है तो दैट इज बिलो 20 और 25. नाउ दिस मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि DSM-4-TR वाज सेकेंड लास्ट रिवीजन और उसमें मेंटल रिटार्डेशन को कंप्लीटली एक्सेस 2 पे डिफाइन कर रखा था. बट अपार्ट फ्रॉम अदर लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो डिसऑर्डर्स थे, जिसमें ऑटिज्म आ गया, ADHD आ गया, बाइपोलर भी है, स्किज़ोफ्रेनिया भी है, इनको उन्होंने एक्सेस 1 पे डिफाइन किया हुआ था. So these axes we study when we have to diagnose the child with a particular IQ level. तो हम वहाँ उस कोडिंग को देख के बताएंगे कि बच्चे का अगर जो IQ लेवल है वो 70 के बिलो है या अगर वो 25 है तो हम उसको कोडिंग देंगे भी जी ये तो बिल्कुल ही profound mental retardation में आ रहा है. Now these are all the assessment professional, you can say, assessment tools and the coding.
Now, what are the characteristics of those children जो mild, moderate, severe या profound में आते हैं? जो बच्चे mild mental retardation में हैं, these people, they may lag behind somewhat in their early development, but then they are seldom identified as retarded, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन है या उनकी जो चीज़ों की टास्क के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खराब नहीं होती जितनी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड की होगी. तो इसलिए हम इनको स्लो लर्नर्स भी बोल देते हैं. अब अगर मॉडरेट है, then these people they lag behind, I mean convincingly कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है, मोटर स्किल्स में दिक्कत आ सकती है, and they are poor in developing proper academic skills also. अगर हम सिवियर की बात करते हैं, जहाँ रेंज जो है वो 25 से 39 में जा रहा है, तो यहाँ पे शायद उनको हो सकता है कि सर्टेन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़े. क्यों? क्योंकि वो अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कर पाते. सेल्फ केयर स्किल्स आर नॉट एबल टू लर्न, बेसिक हाइजीन नहीं अपना मेंटेन कर पाते हैं. तो टोटली दे आर द डिपेंडेंट वन जिनको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अब जो प्रोफाउंड होंगे, जिनका IQ बिलो 25 होगा, so they are going to be dependent throughout the life. Why? Because they cannot control any of their, you can say, movements with respect to their body. चाहे वो उनकी फीडिंग हो, चाहे वो उनके बोल मूवमेंट्स हो, चाहे वो उनकी वॉक हो. So they are just like bedridden totally, and A to Z उनको पूरा सपोर्ट हेल्प चाहिए होता है उनकी डेली एक्टिविटीज को लेकर. Now, what are the causes of mental retardation? क्या कॉजेज हो सकते हैं? अब इसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स बोलेंगे कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि बच्चा एक इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से इन द फॉर्म ऑफ जीन. अब जीन म्यूटेशन जो होती है उसके कारण यहाँ पे रिजल्टेंट मेंटल रिटार्डेशन निकल सकता है, और वो बहुत सारे कंडीशंस उन्होंने बताए हैं जीन म्यूटेशन की, जैसे डाउन सिंड्रोम, एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज मंगोलियन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं. नाउ द पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा या deviated chromosome. The Down syndrome individual has 21st chromosome genetic disorder. Down syndrome is named after the physician जिसने ये describe किया था, और उसने आगे Down syndrome के कई types बताए. 3 थे types: trisomy, mosaic, and translocation. So extra chromosomal material, right? There can be a trisomy, कुछ blood cells को लेके या skin cells को लेके, and so the person develops this mental retardation. Now there is another kind of a condition in which there is the inability of the body to convert this amino acid, और वो कौन सा है? Phenylalanine, that is found in the protein foods, to tyrosine due to the lack of enzyme. तो इसको उन्होंने नाम दिया है phenylketonuria, PHENYLKETONURIA. And then also, apart from Down syndrome and this PKU, there's a fragile X syndrome, which happens from a mutation on the long arm of the X chromosome. अब और भी बहुत सारे क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं जिनके कारण मेंटल रिटार्डेशन उन्होंने रेफर करी है, जैसे XXX सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 18 है, या ट्राइसोमी 13 to 15 है.
So these are the medical terminologies given because of the chromosomal aberration. Apart from genetic factors, even the prenatal causes, of course, who would deny the fact that prenatal causes be important thing to identify this mental retardation? So they say that the underdevelopment of the embryo or your fetus resulting in mental retardation that can occur because of different factors during the pregnancy. Now, अगर first 3 months of pregnancy के दौरान the encounter with German measles, there can be toxemia, syphilis, influenza, encephalitis. ये सब चीजें जो है प्रीनेटल ग्राउंड पे इफेक्ट कर सकती हैं. Then incompatibility between the Rh factor and the blood group of the mother's blood and that of the fetus. So is the reason कि अगर हल्की सी भी कहीं किसी को कॉम्प्लिकेशन नजर आती है with respect to this pregnancy, तो हम जनरली मदर को यही रेफर करते हैं कि वो कंप्लीट रेस्ट लें या अपना with respect to those complications अपने टेस्ट टाइम टू टाइम कराते चले. Then if the female is consuming alcohol, that can lead to fetal alcohol syndrome. It's also called as FAS, fetal alcohol syndrome. Then no coffee, no tea. मतलब अगर ज़्यादा पी रहे हैं तो it should be avoided because smoke and coffee, they all have harmful effects on the fetus. Then what kind of medicine also? Medicine भी restrict कर देते हैं कि अगर लेनी है तो आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराई हुई ही लेनी है. अगर आप ड्रग्स का इंटेक रख रहे हैं, इवन द रेडिएशन, द एक्सरेज, ये सब चीज़ें जो हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट में अगर अफेक्ट करती हैं तो देयर आर चांसेस कि क्रोमोसोमल एबरेशंस हो जाए और जिसके कारण बच्चे में ये डिविएशन आ सकती है. Now, not just during prenatal, but even during the birth process. कभी कभार बच्चा healthy है, but then during the birth process, one or the other complication or a problem can develop mental retardation. For example, neonatal jaundice हो गया, या using forceps during the birth, क्योंकि उस वक्त बच्चे का जो skull है वो बहुत soft है. So any slight damage to the brain can again result into mental retardation. Then if lack of oxygen during the birth process, again it can lead to result in mental retardation. Now once born, also the postnatal care is important. अब क्या है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो वो ज़्यादा ही कुछ आप कह सकते हैं very much sensitive to different kind of infections, right? Cough, measles, cardiac arrest हो सकता है, and even malnourishment या proper feeding नहीं है, weaning products जो आप यूज कर रहे हैं वो किस तरह के कर रहे हैं, मदर्स मिल्क है या आप एक्सटर्नल मिल्क पे बच्चे को रख रहे हैं, तो ये सब बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे इफेक्ट डाल सकते हैं. Now different tests again have been developed for the diagnosis. As I said, we can assess the mental retardation with the help of intelligence quotient, IQ, right? The child's ability to think, learn and solve problems is being tested. Then social adaptability, कि बच्चा कितने बेहतर तरीके से अपने environment पे एडजस्ट हो रहा है, अपने डेली लिविंग स्किल्स को वो लर्न कर पा रहा है कि नहीं, उसकी कम्युनिकेशन, एंड देन इज ही एबल टू इंटरैक्ट विद हिज फ्रेंड्स एंड वेदर ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट. नाउ अगर हम असेसमेंट टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स में इम्पॉर्टेंटली अगर बच्चा है तो वी डील विद वेटस्लर, WECHSLER, वेटस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसको विस्क भी कहते हैं. और अगर एडल्ट है तो वो वेटस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बन जाता है.
Then at a primary and a preschool level, we have Wetzler preschool and primary scale of intelligence. There's also a Bhatia battery test, जिसको हम performance test कहते हैं. Performance test में we have two kinds. One is called as Alexander's pass along test. उसमें क्या होते हैं कि you have colorful cubes, wooden blocks होते हैं, और the tray is given, and there are certain cards, like 10 cards are there, जो उन 10 cards के ऊपर different block designs बने होते हैं, and the kid is being asked to make the same pattern in that tray with the given number of the wooden blocks. The child is not allowed to lift the box, but then he has to make the same pattern, and that too in a given period of time. तो जैसे जैसे कार्ड्स के जो डिज़ाइंस बने हुए हैं उनका पैटर्न का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, बच्चा उसी हिसाब से अपना टाइम भी ज़्यादा लेता है, एंड देन ही स्कोर्ड कि अगर वो लेट्स सपोज द फर्स्ट कार्ड सेज दैट यू हैव टू डू दिस, you have to make this pattern with the help of the wooden blocks in 30 seconds. If he's doing it in that given time, उसको हम two marks देते हैं as a 2 score. अगर वो 30 से पहले कर रहा है तो हम उसको 5 देंगे, extra bonus points देंगे. And so with this performance on this task, we can identify, we can calculate actually his IQ level. Then there is a general mental ability test. That's the verbal test. Now, see, depends. Verbal, non-verbal, culture fair, performance test. आपने individual देना है या आपने group देना है. Like as a teacher, as a special educator, आपको लगता है कि आप इस age range के बच्चों को 5-1 बच्चों को इकट्ठा टेस्ट देके उनके ऊपर उनकी performance judge कर सकते हैं. You can go for that group intelligence test. So there are certain tests that falls into the category of group, and then few जिनमें आपको 1-to-1 बच्चे की performance observe करनी है. For example, performance task की ही हम अगर बात करें तो performance intelligence के लिए आप 5 बच्चों को इकट्ठा टास्क देंगे करने के लिए, तो आप एक को ऑब्जर्व करेंगे और 4 लोग ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे. तो generally if you have been asked to assess the child on the basis of performance, for that matter of the fact आप एक ही individual test आपको करेंगे. Then there are also different adaptations of foreign authors' intelligence test, which we can use to identify or to calculate the IQ level. उनमें से एक है Malin, MALIN, और वो है Wetzler intelligence scale ही, but that has been adapted into the Indian form by A.J. Malin. जो foreign adaptation है वो David Wetzler की है, जिसमें मैंने आपको Wetzler intelligence scale for children बोला था, and then Wetzler preschool and primary scale of intelligence कहा था. Now, some of the measures we can discuss that can provide us some sort of help in preventing mental retardation. Now that's the genetic counseling. Now, the first thing, you can avoid the late pregnancy as far as possible because complications increase होने शुरू हो जाते हैं. Then prenatal assessment would prepare the new parents about the coming problems. अगर आप कुछ हद तक prenatal complications के बारे में पहले से आप parents के साथ discuss कर लें, जैसे कि the care is very important, right? Proper care होनी चाहिए mother की. These mothers, they should avoid any sort of liquor that's harmful, that can be harmful to their fetus. चाहे वो liquor है, चाहे वो smoking है, या वो intake of drugs है. And then also the radiation. अच्छा diet ले. Then अगर हम postnatal care की बात कर रहे हैं, तो then proper medical facility is at the time of the birth should be there. और ये चीज़ों को हम पहले ही आई थिंक लुक अपॉन कर लें तो वो बेटर रहता है. एंड देन सर्टेन इंटरवेंशंस आल्सो हेल्प. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कहीं लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, so then counseling, family therapy, parent training, language services,
nutrition counseling, occupational therapy, physiotherapy, it may be provided. इंटरवेंशन हम कब देंगे, रेमेडियल मेजर्स हम कब देते हैं, जब बच्चे में ऑलरेडी वो प्रॉब्लम डेवलप हुई होती है या होनी शुरू हो जाती है. तो हम बेसिक लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ. देन नॉट जस्ट एट दैट इन्फेंट लेवल, इवन एट प्री स्कूल और स्कूल लेवल हम बच्चों को इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं. Certain kind of education plan can be used, and then with the help of teachers and parents की जो coordination है वो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे के लर्निंग, बच्चे के environment को enrich रखें और वो अपनी support जो है वो let loose ना करें. And then very important, stigmatization, feeling of hopelessness या low self esteem बच्चा ना develop करे, because कहीं ना कहीं बच्चा भी ओवर द इयर्स अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर जाता है कि मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पा रहा है जैसे मैं बाकी बच्चों को देखता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर वो डिसेबल है तो मे बी वो लेट्स सपोज लेग्स की कोई दिक्कत है या विजन ही लेट्स सपोज प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल नहीं सकता है. तो वो जो एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है बच्चे में और वो उस तरह से अपनी चीज़ों को फिर हेल्पलेसनेस में फोर्स ही करना शुरू करते हैं. तो ये चीज़ें ना डेवलप हो तो पेरेंट्स की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स उनका एनवायरनमेंट जहाँ सिंपैथेटिक ग्राउंड पे बाकी लोग उस बच्चे को ट्रीट ना करें और उसको मोटिवेशन दें दैट he can perform better and best with certain help. Now, I'm going to talk about the rehabilitation, the psychosocial rehabilitation. Now, World Health Organization defines that psychosocial rehabilitation जो है वो बहुत important है, क्योंकि कई बार हम इंस्टीट्यूशनलाइज करके हॉस्पिटल्स में रख के बच्चों के अंदर एक अगेन स्टिग्मा तो होता ही होता है, लेकिन हॉस्पिटल से सीधा जब बच्चे लोग घर जाते हैं तो वहाँ उनको वो मे बी एनवायरनमेंट या एक प्रॉपर इक्विप नहीं होते हैं, स्किल्स नहीं लर्न करे होते पेरेंट्स ने सारे, जहाँ वो बच्चे को उस तरह से हेल्प कर सकें. लेकिन जो साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन है वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने इस बच्चे के नीड्स को कैसे फुलफिल करना है. नाउ व्हेन डिसेबिलिटी arises out of some mental illness, one disability is from your this physiological structure या फंक्शन की हम बात कर रहे थे. अब अगर वो आपकी मेंटल इलनेस के थ्रू हो रही है तो हम उसको साइकियाट्रिक डिसेबिलिटी कहते हैं. So when a child is not able to perform at a desirable level in any of the activities, let's suppose अपनी ही केयर करनी है या मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है अच्छे से पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, I'm not able to give my best performance at my workplace, या मेरा मे बी कोहेरेंट बिहेवियर नहीं है, तो उसको हम डिसेबिलिटी के नाम से जान सकते हैं. Now the common features usually seen among persons with severe mental illness, they are categorized into three groups: intrinsic factors, extrinsic factors and secondary factors. अब intrinsic या primary factors जो हैं, they consist of continuing psychiatric symptoms. Okay, voice is breaking. I think there's some network issue at my place because I have changed my location now, so there can be some network problem. Am I audible? Yes, ma'am. All right. So as I was saying that there are certain factors that are seen in persons suffering with psychiatric disability. So intrinsic factors जो हैं, they are the part of the illness itself, like the thought disorder, delusion, psychomotor retardation.
For example, 1 to 2/3 of discharged chronic schizophrenic patients, they are significantly disabled by psychiatric symptoms. हम कल ही पढ़ रहे थे, I guess, कल या परसों schizophrenia के बारे में. So they have that in their own self. अगर हम extrinsic factors की बात करें, they include the pre-morbid handicaps like lack of social or vocational skills, right? Physical disabilities. And there is a research which says that has concluded that 20 to 50% of severely mental ill persons, they have no friends, and only a minority has any significant community involvement. So definitely, इन लोगों का जो prognosis होगा, उसमें chances है कि वो relapse हो सके mental illness को लेके, right? Those who are married and employed or who have an active social life, they are much less likely to join the ranks of a person with severe mental illness. They would not love to get along with them. So even if they enter into that category, they tend to function at a very high level. अगर हम secondary factors की बात करें, तो ये represent करते हैं maladaptive reactions to the illness, rather than being a part of that illness itself. Then what all factors are involved in this? Low self-esteem, self-confidence कम होना, helplessness की feeling होनी, passivity होनी. Now, I have already discussed schizophrenia and depression yesterday. Now, straight away coming to the process that I have been talking about, that is psychosocial rehabilitation. Now, this kind of rehabilitation, it provides the opportunity for the individual कि जो लोग अपने आप में कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, they can reach up to the optimal level of independent functioning. They can reach that level, minimizing their own deficits, and then they have their own choices on how to live successfully in the community. With respect to psychosocial rehabilitation, the expert says that there are different goals, values, and principles. Now, what is the first primary goal? That is, you have to recover from your mental illness. Prerequisite तो यही होगा ना कि I have to come out of this certain problem. Now, we need family support a lot during this. And of course, along with family support, we have to take pharmacotherapy, that is the medication, and as well as a professional person, maybe a psychiatrist. Then you have to have a sense of integration in the family and community, like you are accepted. ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव करे फैमिली या कम्युनिटी और वो आपको एक्सेप्ट करे. शायद वो एक्सेप्टेंस जो होगी अनकंडीशनल आपको एक और मोटिवेशन फैक्टर देगी that you have to strive for your best to come out of your problem. Now, if I talk about the values, now a rehabilitational जो activity होती है, it is involved in psychosocial rehabilitation. Certain values that will help you to achieve your goals. Some sense of dignity, capacity, determination, which will help you to have better quality of life. Then the principles that revolve around the psychosocial rehabilitation, that is the maximum involvement and the importance to be given to preferences and the choices that person makes with the person suffering with mental illness. So, अगर हम चाहते हैं कि उन लोगों की हम maximum involvement करें, then the individual, जिसकी भी, whosoever is suffering with such mental illness, they should be given to choices and preferences. They shall not be imposed for anything. Then individual कह सकते हैं हम effort कर सकते हैं, like different age groups, gender, education और local कह लो या उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को नज़र में रखते हुए, उनकी नेचर ऑफ इलनेस को रखते हुए नज़र में, हम उनको हेल्थ वर्कर्स उस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह से हम उनकी काउंसलिंग को पिकअप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग देयर इंडिविजुअल नीड्स.
Then severity जो है mental illness की, it's likely to cause many losses. So what has been lost due to severe mental illness, they say, should not be the primary concern. What you can gain, जो लॉस हो गया, लेकिन आपके स्ट्रेंथ या आपके स्ट्रेंथनिंग स्किल्स क्या हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो शायद वी कैन रीबिल्ड आवर स्ट्रेंथ इन दैट वे. So that should be the focus of your psychosocial rehabilitation center. Then such kind of, psychosocial rehabilitation centers, they provide a holistic approach. Like under one roof, you are being given everything. और कभी कभार जब हमें लगता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, लेट्स से अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की ही बात कर लें, कि इनकी पूरी रिकवरी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे से संभालना शुरू कर चुका है तो शायद वो फैमिली नॉन सपोर्टिव होने के कारण रीलैप्स ना हो जाए. तो रीलैप्स प्रिवेंशन के लिए साइकोसोशल रिहैब सेंटर्स खुले हैं. वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, उनको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी किया करेंगे, उनको पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जाएगा, जहाँ से वो अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, द रियल मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ देमसेल्फ, कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्लेनेशन उनके पास हो. एंड सो कभी कभार ऐसे मिरेकल्स भी होते नजर आए हैं कि उनकी फुली ब्लोन जो सिम्टम्स थे वो वैनिश हो गए. So here I end up my session with the psychosocial rehabilitation approach, which is very much required for individuals suffering with mental illness or any other disability. Hello. 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 हाँ जी, मैम गुड आफ्टरनून. आई एम स्वाति. हेलो. हेलो. Hello. यस मैम, गुड आफ्टरनून. यस स्वाति, सर. अपना प्रश्न रखा करें. ओके सर. अपना प्रश्न रखिए आप. हाँ जी, सर लिख के भेजूं? बोलिए स्वाति, आपकी मेरे को आवाज आ रही है. Okay, ma'am, good afternoon. I just want to ask that for the disorders, we need to consider DSM or ICD We to need to consider to DSM. diagnose it. To diagnose it, we should go for DSM or for ICD. नहीं, वी सी, अगर हम अपने नेशनल लेवल पे बोले, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं यहाँ पे, दे रेफर DSM ओनली. बट एट द Okay. सेम टाइम ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि जो डिसऑर्डर, अगर कोई कोडिंग DSM में लेट्स सपोज F20 करी हुई है तो वो ICD में F2 या F0 करी होगी. So Yeah. more or they are same, but it's just the matter of the fact that that is the international classification. This is Okay. the somewhat a collectivistic approach done for this diagnostic statistical manual. So if Yeah, you I are diagnosing, yes, ma'am, I know that because I am also from the psychology background. But the thing is, if a patient comes, what should we consider? DSM only? are you a practicing psychologist or a psychiatrist or what? No, I have done masters in psychology. So right now you are not a professional, no? So you No. cannot go for a diagnosis after doing masters actually. Okay, Until but you don't have just a for license. knowledge, I want to ask that whether it is diagnosed by DSM or ICD. DSM. Okay, right. Thank you, Correct. ma'am. थैंक यू मैम. ओके जी, थैंक यू सो मच. जिन विद्यार्थियों ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं लगाई है, कृपया वो चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल दें. नेम एंड एनरोलमेंट नंबर. थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके सर, ओके जी.